हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरटीई 2009 के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपका इसी महीने में यानी कि फरवरी माह के अंदर आपका जो रिट का जो एग्जाम लगने वाला है, चाहे आपका फर्स्ट लेवल हो चाहे आपका सेकंड लेवल हो, उसके अंदर आपकी जो साइकोलॉजी लगती है उसके अंदर एक टॉपिक लगता है आपके आरटी 249। उससे एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको ये जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आरटी 2009 यानी कि आरटी 2009 का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, ध्यान में रखना, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आरटी 2009 का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, अच्छे से देखना। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो आरटी 2009 है इसका पूरा नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। दोस्तों, आगे देखो। दोस्तों, राज्यसभा द्वारा मंजूरी यानी कि जो आरटी 2009 है उसको राज्यसभा द्वारा मंजूरी कब दी गई थी? 20 जून 2009 को राज्यसभा द्वारा मंजूरी दी गई थी। और लोकसभा द्वारा मंजूरी कब दी गई थी? 4 अगस्त 2009 को दी गई थी। तो दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, राज्यसभा द्वारा 20 जून 2009 को मंजूरी दी गई थी, किसको? आरटी 2009 को। और लोकसभा द्वारा मंजूरी दी गई थी आपको 4 अगस्त 2009 को। दोस्तों, आगे देखो। दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी यानी कि जो आरटी 2009 है उसको राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई थी? 26 अगस्त 2009 को दी गई थी। दोस्तों, ध्यान में रखना, ये मोस्ट डाटा है, अच्छे से ध्यान में रखना। ये जो डेट वगैरह है एग्जाम में काफ़ी बार एग्जामिनर पूछ लेता है, तो अच्छे से ध्यान में रखना। एक बार दोबारा देखना कि राज्यसभा द्वारा मंजूरी दी गई थी 20 जून को, और लोकसभा द्वारा मंजूरी दी गई थी आपके 4 अगस्त को, और राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई थी 26 अगस्त को। दोस्तों, ध्यान में रखना, ये भारत में यानी कि संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ के आपके 1 अप्रैल 2010 को। यानी कि आरटी 2009 है वो पूरे भारत के अंदर जम्मू कश्मीर को छोड़ के 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया था। दोस्तों, आगे देखो। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ था? दोस्तों, ये भी मोस्ट है, अच्छे ध्यान में रखना। यानी कि जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था आपके 5 अगस्त 2019 को। यानी कि पूरे भारत के अंदर लागू हुआ था आपके 1 अप्रैल 2010 को, और जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था आपके 5 अगस्त 2019 को। दोस्तों, आपको ये डेट अच्छे से ध्यान में रखना है कि जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ था? 5 अगस्त 2019 को। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, आरटी 2009 के अंदर कुल अध्याय कितने आपके, यानी कि जो आरटी 2009 है उसके अंदर कुल अध्याय आपके हैं 7 अध्याय है। दोस्तों, ध्यान में रखना, आपके टोटल अध्याय कितने हैं? 7 अध्याय है। लेकिन दोस्तों, ध्यान में रखना, आपके जो रिट के अंदर आपका जो पूछेगा अध्याय नंबर 4 से आपके क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको अच्छे से पूरा डिटेल से आगे वीडियो में बताएंगे, तो अच्छे से देख लेना। दोस्तों, इसके अंदर धारा कितनी है आपके? दोस्तों, ध्यान में रखना, इसके अंदर धारा आपकी कितनी है? 38 धारा है। दोस्तों, ध्यान में रखना, 38 धारा है। और अनुसूची कितनी है? इसके अंदर एक अनुसूची है। दोस्तों, एक बार दोबारा देखना कि इसके अंदर कुल अध्याय हमारे कितने हैं? 7 अध्याय है। और धारा आपकी कितनी है? धारा आपकी 38 धारा है, और एक आपकी अनुसूची है। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, इसके जो प्रथम अध्याय है, दोस्तों ध्यान में रखना, इसका जो प्रथम अध्याय है उसके अंदर जो धारा फर्स्ट है उसके अंदर क्या परिभाषित किया गया है? दोस्तों, ध्यान में रखना, धारा फर्स्ट के अंदर, दोस्तों ध्यान में रखना, ये धारा वगैरह है उससे भी काफ़ी बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, और डेफिनेटली आपको धारा से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी कि धारा फर्स्ट के अंदर क्या है? आरटी 2009 भारत में लागू हुआ था। यानी कि धारा फर्स्ट में क्या है? आरटी 2009 है वो भारत में लागू हुआ था। और धारा 2 के अंदर दोस्तों क्या है? आरटी 2009 की परिभाषा है। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, अध्याय नंबर 2। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो हमारा जो फर्स्ट अध्याय है उसके अंदर 2 धारा है, फर्स्ट धारा और सेकंड धारा। और आपके जो अध्याय नंबर 2 है उसके अंदर धारा कौन सी है? धारा 3 के अंदर क्या दे रखा है? दोस्तों, ध्यान में रखना, मोस्ट है, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। दोस्तों, ध्यान में रखना, एग्जाम में आपको ऐसे पूछेगा, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार कौन सी धारा के अंदर है? तो धारा नंबर 3 के अंदर है। दोस्तों, आगे देखो। दोस्तों, धारा नंबर 4 यानी कि आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश देना। यानी कि धारा 4 के अंदर क्या है? आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश देना। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं धारा नंबर 5। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो धारा नंबर 5 है हमारी उसके अंदर क्या दे रखा है? यानी कि प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक अन्य विद्यालय स्थानांतरण का अधिकार है, यानी टीसी का अधिकार है। यानी कि धारा नंबर 5 के अंदर क्या है? दोस्तों, ध्यान में रखना, टीसी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अध्याय नंबर 3 की बात करते हैं।
यानी कि हमारे 2 अध्याय कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं अध्याय नंबर 3 के बारे में। दोस्तों ध्यान में रखना, अध्याय नंबर 3 के अंदर ही आपकी जो धारा नंबर 6 है उसमें क्या दे रखा है दोस्तों, धारा 6 में दे रखा आपके समूची सरकार का दायित्व है कि वह समय, स्थान व परिस्थिति के अनुसार विद्यालय की स्थापना करेगा। दोस्तों ध्यान में रखना, धारा 6 के अंदर है कि सरकार का ये दायित्व है कि वह समय, स्थान व परिस्थिति के अनुसार विद्यालय की स्थापना करेगा। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों अब हम बात करते हैं धारा नंबर 7 की। दोस्तों ध्यान में रखना, जो आपकी धारा नंबर 7 है उसके अंदर दे रखा है केंद्र व राज्य का वित्तीय अनुपात। दोस्तों ध्यान में रखना, जो धारा नंबर 7 है उसमें केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात दे रखा है। उसमें दोस्तों आपके केंद्र का अनुपात 60 है और हमारे राज्य का अनुपात कितना है, 40% है। और दोस्तों ध्यान में रखना, जो पूर्वोत्तर राज्य है उसमें केंद्र का 90% यानी कि 90% है। दोस्तों ध्यान में रखना, ये 90% है यहाँ पे, और हमारे राज्य का कितना प्रतिशत है, 10% है। दोस्तों ध्यान में रखना, आपका जो केंद्र और राज्य का जो वित्तीय अनुपात है वो है 60:40 का है, और जो पूर्वोत्तर राज्य है उसमें आपके कितने हैं, 90 अनुपात कितना है, केंद्र का 90 अनुपात है और हमारे राज्य का कितना है, 10% है। दोस्तों ध्यान में रखना, अब हम बात करते हैं धारा नंबर 8 के बारे में। दोस्तों ध्यान में रखना, जो धारा 8 है वो मोस्ट है, अच्छे से देख लेना। यानी कि जो धारा नंबर 8 है उसमें समुचित सरकार का दायित्व है, यानी कि जो समुचित सरकार का दायित्व है वो धारा 8 के अंदर है। दोस्तों अब हम बात करते हैं धारा नंबर 9। दोस्तों ध्यान में रखना, स्थानीय प्राधिकरण के दायित्व है, यानी कि जो स्थानीय प्राधिकार है उसके दायित्व है धारा नंबर 9 के अंदर है। दोस्तों अब हम बात करते हैं धारा नंबर 10 के बारे में। दोस्तों ध्यान में रखना, धारा 10 भी अच्छे से देख लेना क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। यानी कि धारा नंबर 10, दोस्तों ध्यान में रखना, माता पिता का कर्तव्य होगा कि बालकों को जो स्कूल जो प्राथमिक शिक्षा है वो दिलवाए। यानी कि जो धारा 10 के अंदर ये दे रखा है कि माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि बालकों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाए बच्चों को। दोस्तों अब हम बात करते हैं धारा नंबर 11 में। दोस्तों ध्यान में रखना, 3 से 6 वर्ष के बालकों की यानी कि बच्चों को विद्यालय से पूर्व शिक्षा आंगनवाड़ी में उपलब्ध करवाना। यानी कि धारा 11 के अंदर ये दे रखा है कि जो स्कूली शिक्षा से पहले बच्चों को जो आंगनवाड़ी की शिक्षा है वो उपलब्ध करवाए। वो कौन सी धारा में है, 11 नंबर, जो आपकी धारा है 11 नंबर उसमें दे रखा है। दोस्तों अब आगे देखो। दोस्तों अब हम बात करते हैं अध्याय नंबर 4 के बारे में। दोस्तों ध्यान में रखना, आपके रिट की एग्जाम की दृष्टि से आपका जो अध्याय नंबर 4 है वो मोस्ट है, अच्छे से देख लेना क्योंकि एग्जाम में यहाँ से ही प्रश्न छपेगा। तो दोस्तों ध्यान में रखना, अध्याय नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये सबसे बड़ा अध्याय है अध्याय नंबर 4 का, और इस जो अध्याय नंबर 4 है उसमें क्या दे रखा है, विद्यालय एवं शिक्षक के कर्तव्य। दोस्तों ध्यान में रखना, जो अध्याय नंबर 4 है उसमें विद्यालय एवं शिक्षक के कर्तव्य दे रखे हैं, तो अच्छे से देख लेना। यानी कि धारा नंबर 12 में बात करते हैं हम। दोस्तों निजी शिक्षण संस्थाओं में 25% सीट पर दुर्लभ जो वर्ग है को प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि जो 25% सीट आरक्षित रखी जाएगी, धारा नंबर 12 के अंदर ये दे रखा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं धारा नंबर 13 के अंदर। दोस्तों धारा 13 में दे रखा है प्रवेश के समय कोई शुल्क या परीक्षा नहीं लेना। दोस्तों ध्यान में रखना, जब हम विद्यालय में जो प्रवेश लेते हैं उस टाइम पे ना तो कोई शुल्क लिया जाएगा ना कोई परीक्षा ली जाएगी। दोस्तों ये धारा कौन सी में दे रखा है, धारा नंबर 13 में दे रखा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं धारा नंबर 14 के बारे में। दोस्तों जो धारा हमारी 14 है, अध्याय नंबर 4 है और धारा हमारी कौन सी है, 14 है। यानी प्रवेश के समय कोई दस्तावेज अनिवार्य नहीं होगा। दोस्तों ध्यान में रखना, जब बालक का हम एडमिशन वगैरह करवाते हैं तो उसके अंदर जो दस्तावेज है अनिवार्य नहीं होगा, जैसे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, इसकी अनिवार्यता नहीं होगी। यानी कि धारा 14 में ये दे रखा है प्रवेश के समय कोई दस्तावेज अनिवार्य नहीं होगा। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों अब हम बात करते हैं धारा नंबर 15 के बारे में। यानी कि जो धारा 15 है हमारी उसमें दे रखा दोस्तों प्रवेश की अंतिम तिथि हमारी 30 सितंबर है, लेकिन वर्ष पर्यंत प्रवेश रहेगा। दोस्तों ध्यान में रखना, जो धारा नंबर 15 है उसमें दे रखा है जो बच्चे का जो प्रवेश करवाते हैं उसकी जो अंतिम तिथि है वो हमारे है 30 सितंबर। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखना, पूरी साल में कभी भी हम बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। ये कौन सी धारा में दे रखा है, धारा नंबर 15 में दे रखा है। दोस्तों अगली जो हमारी धारा है वो हमारी है धारा नंबर 16। दोस्तों ध्यान में रखना, जो धारा 16 है उसमें दे रखा है बालक को फेल नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो 16 नंबर की जो धारा है उसमें दे रखा है बालक को फेल नहीं कर सकते हैं, यानी कि विद्यालय में रोक नहीं सकते हैं, उसको जो बालक है उसको फेल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं धारा नंबर 17 के बारे में। दोस्तों ध्यान में रखना, धारा 16 और आपकी जो 17 है वो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट अच्छे से देख लेना। यानी कि जो धारा 17 है उसमें दे रखा है बालक को शारीरिक या मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता। दोस्तों ध्यान में रखना, जो धारा 17 है उसमें ये लिखा हुआ है कि बालक को दंड नहीं दिया जा सकता है।
दोस्तों आगे देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं धारा नंबर 18 के बारे में। दोस्तों जो धारा आपकी 18 है उसमें दे रखा है विद्यालय की मान्यता, यानी कि विद्यालय चलाने के लिए मान्यता की आवश्यकता जरूर है, इसलिए जो धारा 18 में दे रखा है विद्यालय की मान्यता। दोस्तों अब हम बात करते हैं धारा नंबर 19 के बारे में। दोस्तों ध्यान में रखना, जो हमारी धारा 18 है उसमें है विद्यालय की मान्यता, और जो धारा नंबर 19 है उसमें दे रखा है विद्यालय के मानकों को पूरा करना, अन्यथा मान्यता रद्द की जाएगी। यानी कि जो विद्यालय के जो मानक है उसको पूरा करना अनिवार्य है, नहीं आपकी जो विद्यालय की जो मान्यता है वो रद्द की जाएगी। ये आपके जो धारा 19 में दे रखा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं धारा नंबर 20 के बारे में। यानी कि जो धारा 20 है उसमें दे रखा है हमारे विद्यालय संबंधी मानकों में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि जो विद्यालय के जो मानक है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि जो धारा 20 में दे रखा है। दोस्तों ध्यान में रखना, ये जो धारा नंबर 21 है ये आपके रीट के एग्जाम के लिए मोस्ट है, अच्छे से देख लेना। यानी कि जो धारा 21 है उसमें एसएमसी का गठन है, यानी कि जो धारा 21 है उसमें एसएमसी का गठन है। दोस्तों अब हम बात करते हैं धारा नंबर 22, यानी कि विद्यालय विकास योजना का गठन है। यानी कि जो धारा नंबर 22 है उसमें आपके विद्यालय विकास योजना का गठन है। दोस्तों अब आगे देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं धारा नंबर 23 के बारे में। यानी कि जो धारा नंबर 23 है उसमें शिक्षकों की योग्यता व वेतन का उल्लेख है। यानी कि जो धारा 23 है उसमें शिक्षकों की योग्यता और वेतन का उल्लेख है। दोस्तों अब हम बात करते हैं धारा नंबर 24। दोस्तों ध्यान में रखना, और रेट की एग्जाम के लिए मोस्ट है, अच्छे से देख लेना, इसको घोट के पी लेना अच्छे से, क्योंकि जो धारा 24 है उसमें आपके जो एग्जाम में है ना यहीं से क्वेश्चन छपने वाला है। यानी कि धारा 24 है उसमें क्या दे रखा है, शिक्षकों के दायित्व दे रखे हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो धारा 24 है उसमें शिक्षक के दायित्व दे रखे हैं, तो कौन से दायित्व है वो आपको अच्छे से देखने हैं। दोस्तों पहला हमारा दायित्व है, यानी कि शिक्षकों के कौन से दायित्व है, यानी कि स्कूल में नियमित आएंगे, यानी कि जो शिक्षक है वो स्कूल में नियमित आएंगे, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करवाएंगे, पढ़ाने का स्तर योग्यता बालकों के अनुसार होगी। दोस्तों ध्यान में रखना, ये जो पॉइंट बता रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट अच्छे से देख लेना। यानी कि जो धारा 24 है उसमें शिक्षक के आपके दायित्व दे रखे हैं, तो दायित्व कौन कौन से यहीं से आपके क्वेश्चन आने वाला है। यानी कि स्कूल में नियमित आएंगे, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करवाएंगे, पढ़ाने का स्तर योजना और बालकों के अनुसार होगी। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारे, यानी कि जो एक शिक्षक का दायित्व होगा कि वो माता पिता और अभिभावक से संवाद करे और प्रति सप्ताह 45 घंटे प्लस तैयारी के साथ में होने चाहिए। दोस्तों अब आगे देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो 25 नंबर की जो धारा है उसमें दे रखा है हमारे विद्यालय के मानक, यानी कि छात्र शिक्षक अनुपात। दोस्तों ध्यान में रखना, एक तो आपकी जो धारा नंबर 24 है यानी कि इसके अंदर आपके दे रखा है शिक्षक के कर्तव्य दे रखे हैं, और जो धारा नंबर 25 है उसमें विद्यालय के मानक यानी कि छात्र शिक्षक अनुपात दे रखा है। यानी कि धारा 24 और 25 एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, अच्छे से देख लेना। दोस्तों अब आगे देखो, यानी कि धारा 25 में छात्र और शिक्षक के अनुपात दे रखे हैं, तो उसमें आपको अच्छे से देख लेना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्राथमिक शिक्षा है, यानी कि 1 से लेकर 5वीं कक्षा है, उसमें जो छात्र और शिक्षक का हमारे अनुपात है वो आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और रीट में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों ध्यान में रखना, अगर आपके 60 छात्र हो तो वहाँ पे 2 शिक्षक अनिवार्य होंगे, अगर आपके 61 से 90 तक छात्र हो तो वहाँ पे 3 शिक्षक होंगे, 91 से 120 तक छात्र हो तो आपके 4 शिक्षक होंगे, अगर 121 से आपके 150 छात्र होंगे तो वहाँ पे आपके 5 शिक्षक होंगे। दोस्तों आगे देखो दोस्तों, अगर 150 से ऊपर होने पर, दोस्तों ध्यान में रखना, अगर छात्र 150 से ऊपर हो जाते हैं तो वहाँ पे एक अध्यापक यानी कि एचएम होगा। दोस्तों ध्यान में रखना, अगर 150 के ऊपर होने पर वहाँ पे एक एचएम होगा। दोस्तों ध्यान में रखना अच्छे से। दोस्तों आगे देखो दोस्तों, 200 से अधिक होने पर 40:1 हो जाएगा। दोस्तों ध्यान में रखना, अगर छात्र कक्षा में 200 से अधिक होने पर 40 छात्रों पे एक शिक्षक कंपलसरी हो जाएगा। दोस्तों आगे देखो दोस्तों, शिक्षक यानी कि जो शिक्षक घंटे हैं वो कितने होने चाहिए, 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक आपके 800 घंटे होने चाहिए, और जो शिक्षण कार्य दिवस है वो कितने होने चाहिए, आपके 200 दिन होने चाहिए। यानी कि जो आपके जो शिक्षण के जो घंटे हैं वो 800 होने चाहिए 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक, और जो शिक्षण कार्य दिवस है वो कितने होने चाहिए, 200 दिन होने चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कक्षा 6 से 8 तक।
यानी कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों 35 छात्र पे आपके एक शिक्षक होगा और 100 से अधिक होने पर आपके 40:1 हो जाएगा। यानी कि कक्षा 6 से 8 तक ऐसे होगा कि अगर 100 से ज़्यादा छात्र हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, 40 छात्र पे एक शिक्षक कंपलसरी हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं धारा नंबर आपके 26 के बारे में बात करेंगे। यानी कि जो हमारे आपके जो धारा नंबर 26 है तो उसमें 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होने चाहिए। दोस्तों ध्यान में रखना, धारा 26 में ये दे रखा है कि 10% से अधिक पद शिक्षक के खाली नहीं रहने चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं धारा नंबर 27 के बारे में। दोस्तों ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट अच्छे से देख लेना। यानी कि आपकी एक तो 24 नंबर की धारा, एक 25 नंबर की धारा और एक आपकी 27 नंबर की धारा आपको अच्छे से देख के जाना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। दोस्तों धारा 27 में दे रखा आपके शिक्षक को जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन के अलावा नहीं लगाया जा सकता है। दोस्तों ध्यान में रखना, जब एक शिक्षक होता है उसको जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन के अलावा और कहीं पे भी ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। दोस्तों आपको ये 3 पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखना है, शिक्षक को जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन के अलावा और कहीं पे नहीं लगाया जा सकता है। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों अब हम बात करते हैं धारा नंबर 28 के बारे में। यानी कि जो धारा नंबर आपकी जो 28 है, निजी ट्यूशन पर प्रतिबंध रहेगा। यानी कि जो शिक्षक होगा वो निजी ट्यूशन नहीं करवा सकता है। यानी कि जो सरकारी शिक्षक होता है वो धारा 38 यानी कि 28 में दे रखा है कि वो निजी ट्यूशन नहीं करवा सकता है। दोस्तों ध्यान में रखना, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।